और सिटी हलचल की दूसरी कड़ी हम आपको दिखा रहे हैं संडे स्पेशल के नाम से, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा था इसलिए स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत थी। क्योंकि अगर आप किसानों से नहीं जुड़ेंगे, अगर आप अपने ग्रामीण अंचल से नहीं जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम सबको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आज सुबह हम धनिया खरीद कर लाते हैं और घर पर रखते हैं तो सुबह तक धनिया ख़राब हो जाता है। आपको जब आलू खरीदने जाना पड़ता है तो पता चलता है आलू तो 50 रुपये के 2.5 किलो हो गए हैं या और महंगे हो गए हैं। टमाटर के रेट, प्याज के रेट तो सब अलग है। ऐसे में किसानों की तरफ बरबसी नज़र चली जाती है, और जब किसानों की तरफ बरबस नज़र चली जाती है तो चुनाव का दौर आ जाता है। चुनाव से पहले का दौर समझ में आ जाता है किस तरीके से किसानों ने हुंकार भरी थी, और वो जो इतना बड़ा आंदोलन चला था, उस आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सामने आना पड़ा था, कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। ये सब मैंने बेस बना लिया, पृष्ठभूमि बना लिया। किस लिए बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि हमारे साथ थे वीएम सिंह। जी हाँ, प्रखर प्रवक्ता हैं किसानों के अधिकारों की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं। और कहाँ था उनका ये संबोधन? ये था रोहित जाखड़, हाँ, उनके पिता इंद्रजीत सिंह जाखड़ के निवास पर, और वहाँ पर आसपास के गांव के किसान भी बैठे हुए थे। और जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो वो भी अपना इनपुट डाल रहे थे। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, किसान आयोग क्यों नहीं? सभी ने एक स्वर में कहा, किसान आयोग में फिर वही लोग आ जाएंगे जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं 75 साल से, और किसानों की मांग आज भी 75 साल पहले जो थी वो आज भी खड़ी है, एमएसपी एमएसपी एमएसपी। और हमने बड़े फराग दिल से सरदार वीएम सिंह से बात की। उन्होंने बड़े ओपन हार्टेड हमसे बातचीत की और बताया किस तरीके से ये आंदोलन चला था, किस तरीके से ये काम चला था, और किस तरीके से इस आंदोलन की आड़ में कुछ और खेल हो गया। ये सब हमने बातचीत की। लेकिन एक बात जो मुझे सरदार वीएम सिंह ने बताई वो ये थी कि कृषि कानूनों से कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, लेकिन एमएसपी तो दीजिए सरकार। एमएसपी नहीं देंगे तो ऐसे कानूनों का हम क्या करेंगे? जी हाँ, हम किसानों से जुड़ा हर मुद्दा आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि जो लोग किसानों को एक निश्चित फॉर्मेट में देखना चाहते हैं उन्हें सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्योंकि किसान भी मॉडर्न हो गया है। अब किसान हल नहीं चलाता है, किसान चलाता है ट्रैक्टर, किसान लाता है बढ़िया बीज, किसान अपनी सॉइल का टेस्ट कराता है। तो इसलिए किसानों के लिए ये एक बहुत अच्छी टॉक है जो सिटी हलचल ने अरेंज की है सरदार वीएम सिंह से। आप सुनिए। संडे स्पेशल में आज डबल डोज दे रहे हैं। एक तरफ नगरायुक्त हैं तो दूसरी तरफ किसानों की समस्या है। क्या कहा आपने? किसानों की समस्या सिर्फ चुनाव के दौरान सुनी जाती है और फिर 4 साल के लिए ठंडे बस्ते में पड़ जाती है? ऐसा नहीं है। किसान जागरूक हो रहा है, और जब किसान जागरूक हो रहा है तो आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट किसान को चाहिए। और ऐसे में काफी समय से वीएन सिंह इस आंदोलन के पर्याय बन गए हैं, और जहां जहां किसानों की बात हो, जहां जहां किसानों से संबंधित समस्याएं डिस्कस हो, वहां वीएन सिंह की आइडियोलॉजी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आज हमारे साथ हैं सर, उनसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले पहला प्रश्न थोड़ा सा कैड़ा है। सरकारों से बात करते हैं, किसानों से बात नहीं करते। सब लोग किसान सरकारों से बात करती है, किसानों से बात नहीं करती। किसानों से बात करें तो हमारा जो दायरा है वो बढ़े। माफी चाहूंगा, सरकार किसानों से बात करती है, पर उन किसान नेताओं से बात करती है जिनसे वो बात करना चाहती है, जो केवल यस और नो करते हैं और कोई तथ्य नहीं देते हैं। इसलिए सरकार को भी मालूम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनको खड़ा करके और किसानों का हक दिला रहे हैं, उनके साथ बात करेंगे तो बात करना मुश्किल हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। जो मेरी बात आती है, मैं तो बार बार कहता हूं, जो बात सरकार को करनी है कैमरास के सामने करो, मीडिया के सामने करो, बंद कमरों में नहीं करो। अगर मीडिया के सामने होगी, देश देखेगा कि किसान जीत रहा है।
अगर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीत के आते हैं मतलब किसान जो है खड़ा हो गया है, जो पहले इतने 75 साल में नहीं हो रहा था। पहले क्या था, भाई कोर्ट का आदेश आ गया, भाई अब उठो, धरना भी उठा लो, सब उठा लो, भाई कोर्ट का आदेश आ गया। अब कोर्ट में उनको उल्टे पटके नहीं मिल रही है, किसानों के घर में पैसा आता है। भाई पैसा कहां से आया, भाई पता नहीं, भाई सोसाइटी गया था, पैसा आ गया। तो ये चीजें जो हैं सरकार जब देखती है, सरकार नहीं चाहती कि किसान खुशहाल हो, सरकार चाहती है कि केवल वो टैग लग जाए कृषि प्रधान देश बस। सर मैं उस सवाल पे आऊंगा। मेरा सवाल सीधा सा ये है, जितने भी किसान संगठन है ना सर, वो किसानों के बीच में नहीं बैठते, वो मौके ढूंढते हैं कि कब जाकर प्रदर्शन किया जाए। गांव में बैठे हैं, चौपाल लगे, जो पुरानी चौपाल लगती थी वो तो सारी कल्चर खत्म हो गई। आज यहाँ 8-10 लोग हम लाइक माइंडेड बैठ गए और हम एक ड्राइंग रूम में बैठ के किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो जमीन से जुड़ा, जब मैं देखता हूं ना किसानों को, जब पूरे पूरे साल वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाते हैं, परेशान होते हैं, खाद के लिए आजकल जितनी मारामारी है, बिजली के स्मार्ट मीटर से जितनी चीजें उनकी अर्थव्यवस्था को डावाडोल कर रही है, उन मुद्दों पर बात नहीं होती, सीधी डायरेक्ट सरकार से बात होती है। सर देखिए, आप मुद्दा समझ में आ गया सर? बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आप चाह रहे हैं किसी का नाम लें, मैं नाम नहीं ले रहा, नाम नहीं लेना सर। नाम नहीं ले रहा, पर हकीकत यह है जो आपने कहा सही है। आज केवल अपने आप को इतनी पोजीशनिंग कर लेते हैं कि सरकार बात कर ले और मेरे कुछ काम निकल जाए, मेरा पैसा बन जाए, मैं आ जाऊं। इसलिए तो किसान नेताओं के पास तो फॉर्च्यूनर आ गई है सर, और जो किसान है उसकी साइकिल भी बिक रही है। मजदूर आज बन गया आज सर वो किसान। आज किसान नेता में फर्क आ गया है। ऐसे ऐसे किसान नेता बन गए हैं जिन्होंने कभी खेती नहीं करी, केवल कमर्शियल जो है ना, आज जो है बड़ा फैशनेबल हो गया किसान नेता बनना, चलन में आ गया सर। मुझे याद है जब मैं किसानों की बात करता था और जब महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने उत्तराधिकारी मुझे घोषित किया था आज से 20-22 साल पहले, उस समय किसान नेताओं की बात करने वाला कोई था ही नहीं। आपके घर में बच्चे के, अगर आपके बच्चे के लिए लड़की आती थी, लड़की का कोई हाथ मांगने आता था या लड़के का हाथ मांगने आता था, लड़की के लिए बेटा क्या कर रहा है, कर रहा होगा खेती, पर कहता था नहीं जी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है, क्योंकि खेती जो है एक टैबू था, खेती गलत चीज थी, खेती का नाम सुन के लोग भागते थे। लड़की का बाप बेशक खुद खेती करता हो पर अपना हाथ कर्मचारी को देना चाहेगा, अपनी बेटी का हाथ कर्मचारी को देना चाहेगा, खेती वाले को नहीं। खेती ये हाल हो गया था। अब ये हाल है कि किसान नेता बन के आदमी टोल भी फ्री, फलां फ्री, सब कुछ फ्री, जो चाहे कर लो, और जो जिनकी पहचान ज़्यादा हो वो तो किसानों की पूरी जमात को ही बेच दें। पहलवानों का मामला हो या लखीमपुर का मामला हो या आंदोलन का मामला हो, जो चाहे बेच दो। पर वही बात यह है कि आज किसान खुद जब तक खड़ा नहीं होता, मैंने शुरू में आपके आने से पहले लोगों से बात कर रहा था, मैं कहता हम तो एक रास्ता बता सकते हैं, किसान को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। वो खड़े करने वाली शख्सियत का अभाव है हिंदुस्तान में, कृषि प्रधान देश में। चौधरी चरण सिंह एक उम्मीद जगा के गए थे सर, छोटू राम ने एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन अब वो उम्मीद राजनीति के दलदल में फंस गई है। बिल्कुल सही है। देखिए सर, छोटू राम ने तो अपनी सरकार भी बनाई थी अपने पार्टीशन से पहले, उनका देहांत भी पहले ही हो गया था। और बाद में जो है चौधरी चरण सिंह साहब, जब उनने 11 रुपये गन्ने का रेट तय किया था, बढ़ा दिया था एकदम, तो 11 दिन में शायद उनने कहा जाओ जी बहुत हो गया। ये लॉबीज बहुत भारी है, बहुत। इस्मा जो है, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन जो है, बहुत पावरफुल है। आपको क्या लगता है कि आज अगर 1 लाख करोड़ रुपया किसानों को घरों में फायदा अगर हुआ है उत्तर प्रदेश के, तो मुझे ऑफर नहीं आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे सर। पर वही उनको हैरानी है कि यार हर आदमी बिकता है, यहाँ हजारों करोड़ में आदमी बिकने को तैयार नहीं है। भाई इनको कम से कम 1 साल का 8-10 हजार करोड़ का नुकसान होता है मेरे कारण क्या, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कारण जी। तो वही उनको दर्द है, वही किसानों को देखना है अब कि भाई हमने ताकत कभी वीएम सिंह से नहीं दी, जितने लोग बैठे कभी उसने वोट दिया मुझे, ना मैंने मांगा ना दिया, ना मैंने मांगा। पर अगर एक आदमी 30 साल से हमारे घर के अंदर इजाफा कर रहा है और हमें दिख रहा है कि फायदा हो रहा है और आगे बच्चों के आने की
जो अगली पीढ़ी है, जो अगली पीढ़ी है, उसके लिए रास्ता खोल रहा है, तो हम साथ क्यों ना दें। इनका भी ज़मीर कहेगा नहीं मुझे साथ देना है। अगर ज़मीर कहता है तो कृषि प्रधान देश में किसान खड़ा हो जाएगा, नहीं कहता है तो वही है, कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा। 75 साल हो गए, 4 बार तो बसपा की बनी, 4 बार सपा की बनी, 4 ही बार भाजपा की बनी। सर मैं दूसरी बात, नहीं मैं एक मिनट में, क्योंकि है ना, कांग्रेस की पत्नी 8 बार बनी, कितनी बनी। किसानों की सरकार का एक बार भी बनी? किसान की पार्टी कोई है क्या कृषि प्रधान देश के अंदर? मैं तो मैं कह रहा हूँ सर, पंजाब का किसान, महाराष्ट्र का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, केवल किसान क्यों नहीं है, उनके साथ ये विशेषण क्यों लग रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, सरकारें तो शोषण ही करेंगी, करती आई हैं, तभी तो सरकारों का कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन मेरे सामने एक किसान नहीं आया, एक किसान है। किसान कहाँ का है भाई? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, भाई पंजाब का बैठा है शंभू बॉर्डर पे, भाई महाराष्ट्र का है प्याज वाला। एक किसान की आइडेंटिटी किसान नहीं रह गई। शायद मैं इस बात पे नहीं मानता। इसलिए जब गाजीपुर बॉर्डर पे हम बैठे थे, 40-50 हज़ार किसान उस समय थे, और उसमें से कम 40 हज़ार कम से कम गन्ना किसान था। जो गन्ना किसान एमएसपी से मतलब ही नहीं है, इन 3 कानूनों से मतलब नहीं था, उनका केवल था कि नहीं हमारा भाई, बेटा, जो भी मुझे माने उस समय, ये बैठ रहा है, बड़ा मुझे माने, छोटा माने, जो माने, ये बैठ रहा है तो हम साथ, कोरोना में बैठ रहा है हम भी साथ चलेंगे, यही था केवल। तो मैं कैसे भूल जाऊं उस चीज़ को। और उसके बाद भी जिसने जो करना था किया। मैं भी घर बैठ सकता था, ऊपर वाले ने इतना दिया है मुझे कि कम से कम 8-10 पीढ़ियाँ खा सकते, अगली पीढ़ी नहीं मेरी तो इसलिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये सेवा के रूप में कर रहा हूँ कि अगर एक बारी किसान सरकार बन जाए और 5 साल में हम ऐसा काम कर दें कि किसान खड़ा हो जाए, तो आगे जो है, जो जो सरकारें आती हैं, बेशक भाजपा आ जाए वापस, कांग्रेस आ जाए, सपा आ जाए, बसपा आ जाए, जो आ जाए वापस, उनको कम से कम हो जाएगा कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। किसान को दिख जाएगा ये काम हो सकता है, मुझे गन्ने की पेमेंट तत्काल मिल सकती है, मुझे 500 का रेट मिल सकता है, मुझे एमएसपी मिल सकता है। आज पेट्रोलियम आप देख लो, पेट्रोल जो है 40-50 रुपए से आज 100 रुपए आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 10-15 साल की बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आ गया। पर क्या सरकार कहती है कि हम आपको खरीद के और फिर देंगे पेट्रोल? नहीं। हमारा एमएसपी पे क्यों ले? आप तो को गारंटी दे, इससे कम कोई लेगा नहीं, बस आज पेट्रोल कम लो तो आप जेल जाओगे, ना कोई कम बेच सकता है ना कोई कम खरीद सकता है। वही हम चाहते हैं। देश हमारा है, रास्ते बड़े आसान हैं। इस देश में नीतियां बहुत हैं, नियत नहीं है भाई। सर एक सवाल, महेंद्र सिंह टिकैत जी का जो पहला आंदोलन हुआ था वो कौन से साल में हुआ था सर? 88 में था। 88। उसके बाद 40,000 किसान जंतर मंतर पे एकत्रित हुए थे, कब हुए थे सर? भाई जब उनके बेटे को सिपाही बनाया गया था। नहीं सर, मैं वो दूसरी बात कर रहा हूँ। इतने बड़े पीरियड में किसान को जो ऑब्जर्व करती है ना सरकार, उसने देखा 88 में किसान सारे लामबंद हो गए, अब इन्हें कैसे तोड़ा जाए। फिर उसे इतने साल लगे, फिर उस 40,000 आप इकट्ठे हुए, अब उसने पढ़ लिया इन किसानों को कैसे तोड़ना है। इस स्ट्रेटेजी पे वीएन सिंह कैसे काम करेंगे, क्योंकि आप नींव के पत्थर हैं। देखिए मेरी सोच अलग है थोड़ी। बड़े बड़े नेता थे, इन सबसे नेताओं से बड़ा मैं आपको एक नाम दूंगा जो किसान नेता मेरी नज़र में इन सब नेताओं से बड़े थे, वो थे ज्योतिबाई फूले। सर रिफॉर्मर थे, पूरे रिफॉर्मर थे, इंजीनियर था आदमी, पर किसानों के जो आंदोलन के पढ़ोगे आप पुराने, उन्होंने ऐसे ऐसे आंदोलन किए थे कर्जा मुक्ति पे, सब पे, 150 साल 200 साल पहले। हम लोग को तो आइडिया नहीं है, हम तो केवल 2-4 अपने की बात कर लेते हैं। और आज देश में जो है, मैं पहली चीज क्या करूंगा, सबसे गुजारिश करूंगा कि भाई एक काम कर लो, जात बरादरी छोड़ के किसान बरादरी में वापस आ जाओ। जिस दिन किसान बरादरी में किसान वापस आ गया, उस दिन भला ही भला। और तो योगी जी आपको ही तो कह रहे हैं, सबको बटोगे तो कटोगे, किसान बट गया तो कट गया सर। ये तो हम तो अपनी तरह से, हम नहीं देखते उनको हिंदू मुसलमान की तरह, हम तो ये देख रहे हैं किसान को कह दिया किसान बढ़ गया, किसान कट गया। मैं आपको बताऊं, मेरे पास आज 2 बड़े फार्म हैं सर। एक दिल्ली में खास में है जहां हमारे अभी अधिवेशन किया था एमएसपी का हमने, और एक भोपाल में है। सर। दोनों मुसलमानों के थे। सर। दिल्ली वाला लियाकत अली खान साहब था,
जो प्रधानमंत्री थे, वजीर आलम थे, आला जो भी कहते हैं पाकिस्तान के, भोपाल वाला नवाब भोपाल के थे, हमीदुल्लाह खान साहब का। परिवारों में प्रेम था, प्यार था, सब कुछ था। खेती वो भी करते थे, खेती हम भी करते हैं। मेरे हिसाब से जो खेती करता है, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई है, वो सब एक हैं। इन्हें कोई परहेज नहीं है। आज की तारीख में लंगर लग रहा हो ना, बजरंग दल का, किसी का लंगर लग रहा हो, वो ये नहीं देखेंगे कि ये आटा किसकी खेत से आया है, किसके खेत से आया है। वो ये नहीं देखेंगे कि इस समय मुसलमान ने उगाया हो ये आटा या हिंदू ने उगाया होगा। अरे दूर क्यों जाते हो, मैं वापस जा रहा हूँ, अभी घर जा रहा हूँ, या वापस आते हुए मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो फटाफट रोहित आता है, कोई ना कोई आता है वहाँ पर कि भाई साहब अस्पताल लेके चलो। अरे यार खून चाहिए। उस समय आप खून, मेरा कहीं से खून लेके आते हो, आप क्या देखते हो कि सिख का खून है या हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है? ये जितने बैठे कोई नहीं देखता। बचाओ, जान बचाओ। वही आज है कि आज किसान की जान फंसी पड़ी है, किसान को बचाना है, बस मेन चीज ये है। और जिसमें जो है, जो आप लोगों के माध्यम से जितने लोग सुनेंगे, कम से कम उनको ये तो होगा कि भाई ये भाई के साथ हमने क्या किया है आज तक। क्या हमने कोई, इसने कभी बुलाया हम गए या नहीं गए, इसने कभी वोट मांगा या नहीं मांगा। आज अगर हमारे भले की बात कर रहा है, वो बता रहा है कि आज तक आपकी ताकत के बिना, आपके घरों में बिना निकले आपको क्या क्या फायदा हुआ है। ताकत दोगे तो कितना फायदा होगा। एक चिड़िया बिछानी है ना, फिर तो एक सिग्नेचर बिठाना है ना कि ये रेट होगा या नहीं होगा। किसान सरकार से अच्छा तो किसान आयोग बना लिया जाए सर, वो ज्यादा इफेक्टिव है, वो ज्यादा प्रभावशाली है। आयोग किसान सरकार में तो फिर वो एक टैग लगा देते हैं आपको कि भाई ये किसानों की आ गई। नहीं, किसान आयोग बन जाएगा। नहीं, देखिए किसान आयोग फिर सरकार के उसमें होगा। सब किसान आयोग तो फिर सरकार के उसमें आएगा, उसके अंडर ही आएगा ना। जी। सरकार बनाएगी, इनको चेयरमैन बनाया, नहीं 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 छोड़े यार ये बेकार, इनको चेयरमैन बना दिया, उसको निकाल के उनको चेयरमैन बना दिया। सरकार ही उसको खेलती रहेगी उसके साथ। आयोग किस चीज का? मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, इस देश में नीतियां बहुत हैं, नियत नहीं है। तो अब जितने भी किसान नेता हैं, पहले तो जो मैं देखा करता था, क्योंकि मैं भी बहुत क्लोज से देखता हूं, किसान आयोग की एक बात थी, अब वो नेपथ्य में चली गई है। अब किसान सरकार, बार बार कहा पॉलिसीज बहुत हैं। किसान आयोग की जो बात करते थे, वो कहते थे भाई पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, भाई वे पॉलिसी बनाएंगे, ऐसी बात करते थे ना। अरे मैं कह तो रहा हूँ नीतियां बहुत है, नीतियां पॉलिसी एक ही बात है। नीतियां बहुत है, उसको लागू करने की बात है। आज मैं हाई कोर्ट जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, उन्हीं कानून के तहत तो पैसा दिलवा रहा हूं। कानून के बाहर का पाकिस्तान का कानून नहीं है ये। तो पॉलिसीज के लिए अगर आदमी आता है, पॉलिसी तो है, तुमको और बनानी है बनाओ। मैं बता तो रहा हूं, और बनाएंगे। 14 दिन में पेमेंट नहीं होगी, तत्काल पेमेंट होगी। और आज भी जो पेमेंट हो रही है, अगर योगी बाबा सोचें कि आज 2-3 महीने में पेमेंट हो जाती है तो उन्होंने फायदा करा दिया, उन्होंने मैंने फायदा करा दिया। भाई आज ब्याज के चक्कर में ये सब लिपटे हुए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है, अगर 15,000 करोड़ इनको ब्याज देना पड़ेगा, इनकी सबकी तो बुरे हाल हो रहे हैं, सबका बुरा हाल हो रहा है। उस चक्कर में कह रहे हैं नहीं भाई, अगर ब्याज देना पड़ा तो क्या होगा, तत्काल पेमेंट तो दे दो यार, क्योंकि ब्याज देना है 15% और इनको ऋण मिलता है आज 8%, 9% कॉर्पोरेट लोन मिलता है। इसलिए बैड इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्री हैं, कोई भी नहीं कहेगा कि यार 6% का नुकसान तुम्हें हो रहा है, ला यार उधार लो और दे दो वापस, कहीं ब्याज देना ना पड़े। अभी तक था कि ब्याज देना नहीं पड़ेगा, अब ब्याज इतना मजबूती से आ गया कि देना पड़ेगा। एक जीत तो हो गई किसान, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आप लोगों की एक जीत तो हो गई है सर ये। नहीं, मैंने कहा बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? इसलिए डर के दे रहे हैं, डर से दे रहे हैं। और जिस दिन अगर हम केस हार गए वो, या ऊपर वाले ने ऊपर बुला लिया जल्दी से, तो आप देखो फिर 3-3 साल फिर पेमेंट नहीं होगी। नहीं, अब तो आप लोगों ने एकता बना ली है, लेकिन अब सेकंड फेज का लड़ाई है। सेकंड फेज की लड़ाई में मैं सिर्फ 2 बातें पूछना चाह रहा हूँ। एक, ये जो अब खाद के कट्टों पर जो बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, इसे आप किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि आज भी रसूखदार किसान को तो खाद अपनी मनमाफिक मिल जाती है, अपनी मन मर्जी की मिल जाती है, लेकिन वो जो आम किसान है ना, उसको नहीं मिलती सर। मैं देखिए, नहीं वो ऐसा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मैं इन चीज़ों में क्या बोलूं। आज अगर हमारे हाथ में हम कहें तत्काल पहले उनको मिलेगा, मैं तो यहाँ तक हूँ, मैं तो उनमें से हूँ कि आज तक हो रहा है कि मिल मालिक और बैंक, इनकी मिली भगत चल रही थी आज इतने सालों से।
और ये था कि भाई चीनी का पहला रेट, चीनी का पहला हक मिल मालिकों का है, उसको भी रिवर्स करा दिया। तो मेरा बड़ा सीधा है कि अगर कभी होता है, मौका मिलता है, तो खाद का पहला हक किसान का है और छोटे किसान का पहले है। वहीं पर ही गन्ना जब हम गिरते हैं, छोटे किसान को पहले पर्चियां जाएंगी। आज जो 50 एकड़ का किसान बैठा, बहुत कम है यहाँ इस इलाके, हमारे इलाके में बहुत हैं, उनकी पर्ची बेशक बाद में जाए, पर छोटे किसान के जाएंगे, गेहूं तो बो पाए बाद में पेड़ी निकाल के। तो ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं। मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि आप गांव की अगर बात करें, गांव में डॉक्टर नहीं है, कौन देख रहा है? खाली पड़ी है सर। झोला छाप डॉक्टर हैं, उनसे काम चला रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम, जो झोला छाप जो आरएमपी हैं, उनको 1 साल की ट्रेनिंग दे दें, उनको एक डिग्री दे दें 1 साल के बाद, और वही काम करें वहां पर जो आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, थोड़े और मजबूती से करेंगे वो। हम क्यों नहीं कर सकते कि जो जमीनें हैं, आज गंगा जी हो, यमुना जी हो, घाघरा हो, शारदा हो, हर कहीं जो जमीनें निकलती हैं, सरकार उसको ले लेती है। ये कानून है कि जो एक बारी जो आपकी नदी है, उसने अपना जो है एक्सपैंड कर लिया, उसका प्रभाव आगे तक आ गया, तो वो सरकारी हो जाएगी। अगर नेपाल जैसी जगह, नेपाल जैसे छोटा जो है, शहरी कहूँगा हमारे हिसाब से, तो छोटी कंट्री जो है, छोटा देश जो है, वो जो देश है वो इनको बांध सकता है शारदा जी को। हम नहीं बांध सकते क्या? कौन देख रहा है उस तरफ? बिल्कुल सही। तो इसलिए ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो खेती के अंदर, कृषि प्रधान देश की बात करते हो तो पूरा देश आ जाता है उसके अंदर, हर चीज़ आ जाती है। आज नौजवान है जो विदेश से वापस आ रहा है मायूस होके, अब पहले सब भाग रहे थे, ज़मीनें बेच बेच के भाग रहे थे, अब वहाँ बुरे हाल हो गए, अब कनाडा कौन जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से भी लोग वापस आ रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस चालू हो गया है। आके क्या करेंगे जब नौकरी नहीं मिलेगी? अरे खेती कम से कम होगी तो आप इतना कर सकते हो कि खेती करने के बाद जो है इतना घर में आ जाए कि आपका खाने पीने का हो जाए। तो आज अगर नौजवान ने जीन्स पहन ली, यार ये किसान नहीं है। जी हाँ, वही मैं कह रहा था, किसान का एक वो बना लिया स्टीरियोटाइप कैरेक्टर, मैला कुर्ता, मैली धोती, फटी हुई जूती। ऐसा क्यों ना हो कि 500 रुपए जब गन्ने का रेट हो, 10 एकड़ वाले को, अगर 10 एकड़ वाले को आपको जो है 5-7 लाख का फायदा हो रहा है 1 साल का, वो बच्चा अपना गाड़ी भी चला रहा है, जीन्स भी पहन रहा है, 5 स्टार होटल में जाके खाना भी खा रहा है, क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? अमेरिका का किसान $60,000 अगर ले सकता है सब्सिडी, हम सब्सिडी नहीं चाहिए, अपना हक चाहिए। आप हमारा हक मार के, अगर जो अभी जो 38 जो वैरायटी है जो कॉम्बोटोर की, वो 0038, जो उसमें जो है कि मेड से मेड लोगों ने जो चालू कर दिया है, कम से कम 400 क्विंटल 300 क्विंटल निकलती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग? कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं, जो वैरायटी है गन्ने की, अच्छा, गन्ने की फार्म। CO 238, अच्छा, 238 जो 238 जो आगे है, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर 10 साल से लग रही है, 15 साल से लग रही है। अब तो उसको अब उसका इम्प्रूवमेंट हो गया। नहीं, इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम 300-400 क्विंटल निकलती है एकड़ की। और अगर आपका 100, आज आपको 370 मिल रहा है, अगर ये बढ़ा के 400 भी कर देंगे, हम 500 करने की बात कर रहे हैं, 100 रुपये का फर्क पड़ गया, तो 1 एकड़ में कितना फर्क पड़ गया भाई? 30,000 का 40,000 का, 30,000 40,000 मतलब 5 एकड़ में कितना फर्क पड़ गया? 1.5 लाख से लेके 2.25 लाख का। और वहीं पर 5 एकड़ वाले को सरकार 6,000 रुपये देती है साल का, और कहती है सम्मान योजना, सम्मान निधि। ये तो मजाक है ना किसानों का। सर किसान कार्ड हमारा 1.5 लाख रुपए मार के, जी सर, 1.5 लाख मार के आप 6,000 दे रहे हो, और फिर वाहवाही भी लूट रहे हो। 72,000 रुपए साल। सर नहीं, 6,000 साल का। साल का 6,000 है, साल का 6,000। तो सर ले क्यों रहे हैं सर साल का 6,000? इतने तो आप मजदूरों को दे देते हैं जो घास छीलने वाले आते हैं। अब बात ये है ना, ये बात आप लोग उस पटल पे नहीं बता रहे, लोगों को पता नहीं लग रहा। आज आम बटेंगे तो कटेंगे, हम भी बट गए तो कट रहे हैं, आप भी बट गए तो कट गए। ऐसा है, हमारा तो दूसरा नारा है जी, किसान जात बरादरी में जोड़ो। बस हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सर किसान कार्ड की सफलता मिली है सरकार को? किसान कार्ड जो दे रहे हैं, कुछ सफलता देखी है आपने? देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, किसान जो है ना,
अपने माँ के पेट से सीख के आता है खेती करना। जितने बैठे जिनने खेती करी है, कोई कॉलेज नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, किसान जो है माँ के पेट से सीख के आता है। हमें कुछ ना सॉइल कार्ड चाहिए, ना किसान कार्ड चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। हमें तो स्वामीनाथन की एक भी सिफारिश नहीं चाहिए, केवल एक चाहिए बस, 50% वाली एक चाहिए बस। बाकी 206 हैं, 204 सिफारिशें हमें नहीं चाहिए कोई भी। ई मंडी हमारी किस काम की? ई मंडी, पी मंडी, सी मंडी, डी मंडी हमारे बेकार चीजें हैं, सब वापस ले लो। हमें केवल कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट दो। हमारी लागत है, मेरी खुरपी टूट रही है, आज जो कल्टीवेटर है उसकी खुरपी हर 6 महीने चेंज करता हूँ, अपने जो हैरो के अपने डिस्क चेंज करता हूँ, हर चीज जो है उसकी कैपिटल कॉस्ट जो है, डिप्रिसिएशन उसमें आ रहा है, जमीन की लीज आ रही है। ये सब चीजें जब आ जाएंगी, आपको क्या लगता है कि गन्ने का रेट कैसे बढ़ गया था एकदम? लोग कहते हैं मायावती ने बढ़ा दिया। मायावती ने तो 125 का 110 कर दिया था, आपको याद होगा 2007-8 में। कोर्ट से जीत के मैंने 1330 करोड़ दिलवाए थे, पर उस समय जस्टिस प्रदीप कांत की बेंच थी, वहां से हमने C2 लागू करवाया था। उस समय 2006 की रिपोर्ट के बाद C2 लागू करवाया था। उन्होंने लिखा पड़ा उसके अंदर, आपको कैपिटल कॉस्ट इतनी, आपको ये इतना वो उतना। उनने कहा अगली बार बढ़ा के करना, और तब से बढ़ रहा है। बहुत बहुत सर, अब अंतिम सवाल। रोहित जाखड़ जैसे जो नेता हैं, ये जो युवा खड़े हैं, ये कृषि की खेती की जानकारी तो रखते हैं, लेकिन जब किसान राजनीति हो जाती है ना, तो सर इधर उधर बढ़ जाते हैं। ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि युवा को संदेश ये देना चाहूंगा कि ये देश तुम्हारा है। हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी निभा ली जैसे निभाई, नौकरी तुम्हें मिल नहीं रही। आज नौकरी की उम्मीद भी मत करो। बेशक कोई कह दे कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मेरी सरकार आएगी 5 करोड़ दूंगा, मेरी सरकार आएगी तो मैं इतना पैसा दूंगा, भत्ता दूंगा। अरे हमें भत्ता वत्ता नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। खेती करने वाले लोग हैं, तुम हमें खेती का सही रेट दे दो। अभी 2 साल पड़े हैं, नहीं दो खुद आके ले लेंगे हम। जिस समय इनको मिल जाएगा अपनी ज़मीन से, जैसे मैं गन्ने ये गन्ना बेल्ट वाले हैं सारे, अगर इनको मिल जाता है रफली, भाई अगर 500 के हिसाब से लगाओ, कितना 1.5 लाख रुपए एकड़ हो गया। खर्चा निकाल के अगर इनको पैसा मिल जाता है 10 एकड़ वाले को, ये है कि गाड़ी भी चलाऊंगा, सब कुछ करूंगा, तो फिर क्यों जाएंगे कहीं और जहां नौकरी का सवाल उठता है, मैं आपसे कहूं कि यार एक बड़ा उद्योगपति अडानी है, अंबानी है, फला है, उससे मेरी बात हो गई, 10 फैक्ट्री लगा देगा मेरठ के अंदर। आप पूछोगे एक फैक्ट्री में कितनी नौकरियां मिलेंगी? भाई फैक्ट्री लगेगी कम से कम 300-400 करोड़ की, और नौकरी कितनी मिलेंगी? 200-300। सब ऑटोमेशन होता है, मैकेनिकल होता है। 10 फैक्ट्री के लिए पैसा है क्या? 650 जिले हैं, एक जिला 10 फैक्ट्री लगा सकता है? नहीं लगा सकता। लगा भी ली, अगर लगा भी ली, सरकार कहीं से पैसा ले आई, फिर भी 200-300 अगर हुआ तो 2000-3000 लोगों को नौकरी मिलेगी केवल। और एमएसपी गारंटी से और गन्ने के उससे कम से कम 2 लाख से लेकर 3 लाख नौजवानों को जीविका मिलेगी। ये चीजें जो हैं बहुत जरूरी हैं। ये इन लोगों को, बच्चों को समझना है कि भाई ये देश हमारा है। हमारे माँ बाप चाहते तो जमीन बेच देते। आज हम कह रहे हैं जमीन बेच के अपने खा पी के जहां जाएंगे, बच्चों के लिए क्या छोड़ोगे? अगर हमारे माँ बाप भी ये सोचते तो मैं भी यहाँ नहीं बैठा होता, ये नहीं मेरे बैठे होते। हाँ, ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये सारे लोग ऐसे ही नहीं बैठे हैं। ये सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने किसानी को जिया है, किसानी को जी रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर जब 2023 में, 22 में, 21 में चर्चाएं चल रही थी, तो इन सब लोगों के दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल रहा था, और तभी तो कृषि कानूनों को वापस लेने की इस सरकार ने इतनी बड़ी पहल की है। सर, प्रश्न बहुत बढ़िया है, कृषि कानूनों को लेकर आप क्या सोचते हैं? सही है सरकार की नीति? देखिए, पहली चीज, कुछ लोगों ने कहा था, आप देख लें, अखबारें नहीं हो मैं भेज दूंगा, हिंदुस्तान अखबार में कुछ अखबारों में कहा था कि हमारे पिता की जो उनकी इच्छा था पूरी हो गई लागू होने पे, मतलब बहुत बढ़िया है। मैंने उस समय कुछ अखबारों में लिखा था लेख, तकरीबन सब हिंदी अखबारों में लेख लिखा था, ये बहुत घातक है।
2020 की बात है, जून 2020 में 6 जून को। हाँ, जो भी है, मैंने लिखा था कि ये बहुत घातक है। उसके बाद लोगों को समझाया कि कैसे घातक है। उन तीनों कानूनों में क्या था? पहली चीज ये थी कि एपीएमसी की मंडियां खत्म हो जाएंगी। सब ये घबराते, एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएंगी तो भाई हमारा कौन खरीदेगा। मेरा कहना फिर वही आता है, एक एक करके चलूंगा। मेरा कहना आता है कि अगर एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएंगी, एमएसपी की गारंटी दे रहे हो, इससे कम कोई लेगा नहीं। एपीएमसी हो या सीपीएमसी हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो वही पेट्रोल जो है, आज भारत पेट्रोलियम हो या कोई हो, इससे मिलना तो 103 का ही है, मिलना उसी रेट का है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरा था कोऑपरेटिव का, और तीसरा था एसडीएम वाला, कि एसडीएम के पास जाएंगे। हमने कहा एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम के पास जो अमीर आदमी है वो तो पहुंच जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा। जो गरीब आदमी है वो कहाँ से जाएगा? उसकी कौन बात सुनेगा? ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तो इसलिए उसको हमने कहा था कि गलत है। और कोऑपरेटिव का हमने कहा था, गन्ने के अंदर हम कोऑपरेटिव देख रहे हैं यार 75 साल से, बिल्कुल फेलियर है। नाम की कोऑपरेटिव है, अभी कोऑपरेटिव बनी है, चेयरमैन बने हैं कोऑपरेटिव गन्ने के, पहली बार हुआ है। नामित है सर। पहली बार हुआ है। पहले डेलीगेट बनते थे, डेलीगेट डायरेक्टर बनाते थे, डायरेक्टर चेयरमैन बनाते थे। इस बार चेयरमैन पहले बन गए, तुम डायरेक्टर भी बना लो और तुम डेलीगेट भी बना लो। तो ये तो मजाक हो गया ना, कोऑपरेटिव सिस्टम तो फेल हो गया। जीत हो गई आपकी कृषि कानून वापस लेने में। नहीं, कृषि कानून अगर रहते भी हमें एमएसपी मिल जाता तो जीत होती। आज क्या फर्क पड़ गया? एमएसपी गारंटी है नहीं, और चर्चा भी नहीं करी उन्होंने। एमएसपी गारंटी है नहीं। जिसने जो लिया, जिसने जो दिया वो जाने। पर हकीकत यह है कि अगर उस समय जब मेरी पहली सब कॉल मेरी थी, आपको शायद नहीं मालूम होगा, कॉल मेरी थी, तो उस समय मुझे जब फोन आया था कि भाई आपको प्रधानमंत्री से आपको जो है सरकार से वार्ता करनी है, तो मैंने कहा था भाई देखो, वार्ता दो ही लोगों से हो सकती है, या तो राजनाथ सिंह कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी से या अमित शाह से। बोले तोमर से। मैंने कहा तोमर के पास तो इतनी गुंजाइशें नहीं है कि वो बात कर लें और उसको लागू कर लें। हम अपना टाइम नहीं खराब करना चाहते, और ज्यादातर मंत्री जी का टाइम नहीं खराब करना चाहते हम। एक पोलाइट वे था मना करने का। फिर वापस आया कि नहीं आप बताएं किससे करेंगे। हमने कहा दोनों से बस। बोले अमित शाह तो अस्पताल में हैं, उस समय मेधांता में थे, सितंबर 2020 में। तो आप ऐसे करें कि प्रधानमंत्री आपको मिलने को तैयार हैं 5 मिनट के लिए। तो मैंने कहा नहीं, हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी गरिमा बहुत बड़ी है। अगर प्रधानमंत्री ने हाथ रख के बोल दिया नहीं आप मेरी बात मानो, मैं ठीक कर दूंगा, तो हमें करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री, उसी देश में हम रहते हैं, हम तब नहीं कह सकते भाई भाड़ में जाओ, कोई नहीं कह सकता ये चीज। तो हमने कहा नहीं, उनसे हम नहीं मिलेंगे भाई, हमें वार्ता करनी है। बोले जी नंबर 2 पे राजनाथ सिंह है। हमने कहा ठीक है, राजनाथ सिंह जी से बात कर लेते हैं, हम कर लेंगे। राजनाथ सिंह जी के यहाँ से फोन आया कि मुझे कहा है मिलने के लिए, आप कहाँ मिलना चाहोगे, ऑफिस में आ जाओ। मैं कहा ऑफिस में नहीं, आपके घर पे आएंगे। और मैंने कहा मैं अकेला नहीं, 5 आदमी आएंगे। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी से कॉल थी, उसका मैं कन्वीनर था। मैंने कहा 5 आदमी आएंगे। तो हम 5 आदमी लेके उनके यहाँ पहुंचे। तो उनका पहले फ़ोन आ गया कि नहीं अगर आपको बुरा ना लगे तो हम तोमर जी को बुला लें। मैंने कहा आप जिसको बुलाना बुलाओ। तो 3 लोग वो थे, 5 लोग हम थे। वार्ता हुई, हमने उनको प्राइवेट मेंबर बिल दिया एमएसपी गारंटी का, जो हमने उनको बनाया था। देश के 10,000 किलोमीटर घूमने के बाद बाय रोड असम, मेघालय, हर कहीं गए, बाय प्लेन, बाय रेल। और फिर उनसे कहा कि नहीं आप इसमें अगर बिल में आपको लगता है, ये पार्लियामेंट के अंदर आ गया था, राजू शेट्टी हमारे साथी ने दिया था, बनाया, हमने सब मिलकर बनाया था। और उसमें अगर आपको लगता है कोई चेंजेस करने, हमसे बात कर लो, वरना इसको लागू करा दो। एमएसपी गारंटी दे दोगे, तीनों बिल खत्म हो जाएंगे, इनका कोई वजूद नहीं रहेगा, पर हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि एमएसपी की बात आज से नहीं, हम 25 साल से कर रहे हैं। सन 2000 में इतना बड़ा आंदोलन था पीलीभीत के अंदर, शायद इस आंदोलन से बड़ा था अगर मैं कहूं तो। उस समय क्योंकि था कि सोशल मीडिया तो था ही नहीं, ना सिटी हलचल थी उस समय। तो उस समय जो है एक मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता जी को जाना पड़ा था। उनको जाना, उस समय वाजपेयी जी ने उनको दिल्ली बुलाया, और टंडन जी थे बीजेपी के इंचार्ज, और राजनाथ सिंह जी को बुलाया, और राजनाथ सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया उस आंदोलन के कारण।
और फिर आते साथ राजनाथ सिंह जी ने फूड कमिश्नर को भेजा। मैंने कहा नहीं, आप हम तो सीएम से बात करेंगे। बोले नहीं, उनने कहा है कि जो वीएम सिंह करे हम मानने को तैयार हैं, धान की खरीद होगी 100%। तब कांटे लगे थे धान की पहली बार देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उस समय ये वार्ता जो हुई उनके साथ, फिर उनको लगा कि नहीं यार, ये आदमी तो सख्त है, ये तो कानूनी बात करता है, इसको मत बुलाओ। और बाकी लोगों को 40 लोगों ने ढूंढ लिया, बुला लिया, और तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता। हम बैठे रहे, कोरोना के बावजूद बैठा रहा। आप लोग तो आते थे, मैं बैठा रहा वहां पर, कहीं पीठ में दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कोरोना पर बहुत बुरे हाल थे। पर जब हुआ कि नहीं, 26 जनवरी को सबको बुलाया, आ गए, एक रूट मैप लेके आए 40 लोग, जिसमें राकेश टिकैत भी थे। रूट मैप लेके आए कि हम लोग गाजियाबाद के अंदर घूम के वापस आ जाएंगे। हमें रूट मैप थोड़ा आगे पीछे लगा, तो एसपी को साथ लेके, डीएम एसपी या एडीएम एसएसपी जो भी था, मुझे याद नहीं है, उनको साथ लेके पूरा ढूंढा, रूट मैप ठीक करके कि भाई आलतू फालतू जगह जाने का फायदा नहीं, जहाँ भीड़ नहीं और फायदा नहीं जाने का। ट्रैक्टर के हम तेल क्यों खराब करेंगे, हजारों ट्रैक्टर का। तो उनसे करके हमने वापस आ गए। जब सुबह जाने की बात आई तो कुछ को लाल किले भेज दिया गया। तब मैंने कहा कि हम लोग जो यहाँ क्यों आए हैं, अपनी पीड़ा लेके आए हैं। पीड़ा लेके आएंगे तो मल्लम पट्टी करने आएंगे ना, अस्पताल अस्पताल तोड़ने तो नहीं आएंगे ना। ये तो अस्पताल तोड़ने की बात हो रही है, तो मल्लम पट्टी कौन करेगा हमारी। हमने कहा हम इसलिए नहीं है। और वहीं पर मेरी वहाँ पर जो है उसमें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करी, और उसके आर्काइव सबके पास होंगे, मतलब सैकड़ों चैनल्स थे। तो उसमें मैंने कहा था, मैंने कहा एमएसपी हमारा मुद्दा था, मुद्दा रहेगा, और उसी के कारण हमने कहा था नो एमएसपी नो वोट। अभी जो हुआ है पूरा इलेक्शन में, हजारों गांव के अंदर अभी आज भी लगे, होर्डिंग लगे हैं, नो एमएसपी नो वोट। तो ये पूरा पुरानी चीज़ है। और ये जो बिल की आपने बात की, मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया। ये बिल ऐसे नहीं थे कि जो हमें नुकसान पहुंचाते। अगर हमें एमएसपी की गारंटी मिल जाती तो आज की तारीख में बिल भी चले गए, एमएसपी गारंटी भी नहीं मिली। कोई तो किसानों में विरोधाभास है, कुछ लोग कहते हैं बिल ठीक थे जी। किसानों के अंदर ही मतलब विरोधाभास है। अगर ये बिल जो है हमें तंग नहीं करते, अगर एमएसपी मिलती तो अगर एमएसपी मिलती तो हमारा एपीएमसी, अगर एमएसपी नहीं थी तो एपीएमसी हट जाती तो दिक्कत थी। पर एमएसपी मिल जाती तो कई काला चोर ले जाए। जब रेट ही फिक्स कर दिया फिर क्या है। जी हाँ, ये चुनाव के दौरान जो पूरा सिनेरियो था किसानों का, उससे अलग वार्ता है। ये वार्ता उन बुद्धिजीवी किसानों से है जिन्होंने अपनी मेहनत से इस देश को कृषि प्रधान बनाया था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से प्राइवेटीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके बाद अब किसानों के सामने सिर्फ एक समस्या है, एमएसपी से शुरू होकर किस तरीके से गांव की जमीन बचाई जाए। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही पुराने वीएन सिंह साहब हैं। ये सब लोग हैं जिन्होंने एक ही बात कही है कि एमएसपी को लेकर अभी भी लड़ाई अधूरी है, एमएसपी के बिना लड़ाई अधूरी है। जी, मैं 1 मिनट लूंगा। जो किसान सरकार की बात हो रही थी, मैं केवल आपके जो दर्शक हैं उनको कहना चाहूँगा, आप कभी सोच सकते हैं कि किसान खुशहाल है, आपके पास सब कुछ मिल गया, तो फिर आप क्या इनकी रैलियों में जाओगे? आप नहीं जाओगे। कॉर्पोरेट जिनको फ़ायदा पहुंचाया है, क्या वो आएंगे? नहीं, वो तो पैसा देंगे, वो भी नहीं आएंगे। इनकी रैलियों में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। फिर ये किसान जो है, किसान के बलबूते पे ही इलेक्शन लड़ते हैं लोग। अगर आप अपने आप को मजबूत कर लोगे तो आप जो लोगों को बना रहे हो, अपने आप को बना लोगे। ये बहुत फर्क है, ये सोचने की बात है। जी हाँ, तो सीधा सा संबोधन है वीएन सिंह जी का कि सब लोग संगठित रहें, एक रहें, और किसान सरकार आनी चाहिए, क्योंकि किसान सरकार ही एमएसपी की गारंटी होगी। अपने सहयोगी प्रत्युष और राजेश के साथ के सिटी हलचल।